सहारा इंडिया ने बखूबी इसका इस्तेमाल किया। राष्ट्र भक्ति की आड़ में भारत माँ की पूजा करके देश के लोगों को लुभाने का काम किया। स्कैम कह रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ, स्कैम का है तो महा स्कैम है। ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ है। राष्ट्रभक्ति की आड़ में देश के 13 करोड़ लोगों को इन लोगों लूटने का काम किया और सहारा की नीयत ही खराब है। आप पे भी बीती है? कितना पैसा है? देखिए, सहारा इंडिया में मेरा और मेरी पत्नी का दोनों का मिला के 90 लाख रुपए लगा हुआ है। बाकी जो लोग सहारा के एजेंट थे, जो इसके ऊपर फुल्ली डिपेंड थे, आज उनका रोजगार भी गया, उनका, उनके संगे संबंधी, उनका परिवार, उनका पैसा भी चला गया। उनकी क्या स्थिति होगी? कोई एमआईएस के लिए लगा दिया, कोई अपने बच्चों के लिए लगा दिया। खास करके जो एजेंट्स थे उनका कहीं पे जमीन छीन लिया गया, कहीं उनको मारा गया, मोटरसाइकिल छीन लिया गया। आखिर सरकार क्यों इस पर कुछ काम नहीं कर रही है, और कर रही है तो फिर लोगों को पैसा क्यों नहीं मिलता? सरकार काम कर कहाँ रही है? माननीय प्रधानमंत्री वो तो कुछ बोलते ही नहीं इस मुद्दे पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमारी चीजों को ध्यान से देख नहीं रहा है। अब उनकी नजर कब हम पे आएगी ये हमको भी नहीं पता है। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, पैसा हमने सहारा को दिया। सहारा की अगर नीयत अच्छी होती तो सहारा इंडिया चाहता तो अपनी परिसंपत्तियों को बेच करके लोगों का भुगतान कर सकता था, लेकिन इसकी नीयत ही खराब थी। क्या सहारा के नाम पर राजनीति हो रही है फिलहाल? राजनीति नहीं हो रही है, सहारा के नाम पे हड़प नीति हो रही है। पूरे देश में झारखंड ही एक ऐसा राज्य बना और झारखंड के ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसा चेहरा बने जो सहारा निवेशकों के लिए सीना ठोक करके बोले कि हम सहारा का भुगतान करवाएंगे, हम सहारा की लड़ाई में योगदान देंगे, चाहे वो कानूनी रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो या राज्य की लड़ाई हो। कॉल वॉल आई धमकी वमकी का? ऐसा बहुत कुछ हुआ जिस पर हमने एफआईआर भी करवाया था। सोशल मीडिया पर बहुत सारी धमकियां आती रहती है, गालियां देते हैं लोग। देश के तमाम 10 करोड़ लोगों को भुगतान नहीं करवा देंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे, चाहे हमारा जान रहे जान जाए या जो करना है करे। एक नागेंद्र कुशवाहा को लोग कुछ करेंगे, आज करोड़ों लोग तैयार हो जाएंगे। भारत के करोड़ों लोगों ने एक नाम पर भरोसा किया, नाम था सहारा। किसी ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए, किसी ने अपने बुढ़ापे के पेंशन के तौर पर, किसी ने अपने बुढ़ापे के सहारा के तौर पर, किसी ने अपने पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई उस पर लगाई कि आगे जाकर उन्हें सहारा मिलेगा। लेकिन उसी सहारा ने भारत के करोड़ों लोगों को बेसहारा कर दिया, जो आज लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि गलती किसकी थी और क्यों ये लोग पिछले कई सालों से दर बदर भटक रहे हैं और यही गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हमारा पैसा, हमारी गाढ़ी कमाई जो हमने खून पसीने मेहनत से कमाई थी, सहारा में जमा किया था कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारा भविष्य संवरेगा। लेकिन आज ये लोग लगातार दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसी बीच एक संस्थान है, विश्व भारती जनसेवा संस्थान, और उनके राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा जी, जो लगातार इनकी आवाज बन रहे हैं और इनकी समस्याओं को दिखा रहे हैं और इनके हक के लिए लड़ रहे हैं और इनकी आवाज बन रहे हैं, क्योंकि इनकी आवाज कोई नहीं बन रहा। पिछले कई सालों से ये मांग कर रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारा पैसा दिलवा दीजिए। लेकिन ये संस्थान और नागेंद्र कुशवाहा जी लगातार इनके लिए आगे आ रहे हैं और हर परिस्थिति में इनके लिए लड़ रहे हैं और इनके साथ खड़े हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं आ रही है और आखिर क्यों इन लोगों का पैसा अब तक नहीं मिल पाया, आखिर क्या अड़चन आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी नागेंद्र जी। सबसे पहला सवाल, अगर बात की जाए, आप लोगों की आवाज बन रहे हैं, नाम सहारा, लेकिन करोड़ों लोगों को इसने बेसहारा कर दिया। इसके लिए आप लोगों के सहारा बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इस समय में कोई किसी और के लिए क्यों काम कर रहा है, कोई किसी और के लिए क्यों लड़ रहा है। सबसे पहला सवाल, करोड़ों अरबों रुपया इसमें लोगों का लगा हुआ है, फंसा हुआ है। जेन्युइन सा सवाल है, आपका भी पैसा फंसा होगा। दर्शकों को, जो लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भरोसा होता है कि जब खुद पे नहीं बीतती है तो लोगों को समझ में नहीं आता। आप पे भी बीती है, कितना पैसा है? जी, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, सहारा इंडिया में
मेरा और मेरी पत्नी का दोनों का मिला के 90 लाख रुपए लगा हुआ है, जिसका मैच्योरिटी वैल्यू आज का तारीख में 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा है। रांची के एफआईआर में हमने इसका जिक्र भी किया है। साथ ही साथ जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ अपनों के बच्चों लोग की पढ़ाई लिखाई, संसारिक लाइफ में जो पैसे का जरूरत होता है, जिसके लिए पैसा रखा गया था, और वो नहीं मिलने के बाद जो हम तकलीफ को झेल रहे हैं, उसी तकलीफ को महसूस करता हूँ कि देश के 10 करोड़ जो सहारा के डिपॉजिटर हैं, उसी तकलीफ से वो जी रहे हैं। मेरे बारे में शायद आप जानते हो कि मैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में एम्प्लॉइज हूँ। करीब करीब 1 लाख रुपए सैलरी भी लगभग हमको बीसीसीएल देता ही है, तो हमको घर चलाने में बाकी चीज़ों के लिए उतना दिक्कत नहीं हो रहा है। बाकी जो लोग सहारा के एजेंट थे, जो इसके ऊपर फुल्ली डिपेंड थे, आज उनका रोजगार भी गया, उनका, उनके संगे संबंधी, उनका परिवार, उनका पैसा भी चला गया। उनकी क्या स्थिति होगी, वो महसूस करने के लायक है। आज वो समाज में बहिष्कृत की तरह जिंदगी जी रहे हैं। उनके अपने परिवार के लोग उनको गालियां दे रहे हैं पैसा नहीं मिलने के कारण, और उनका रोजगार भी छीन गया है, साथ ही साथ उनका पैसा भी चला गया है। बहुत सारे जमाकर्ता ऐसे हैं जो अपनी पूरी जीवन की कमाई उसमें लगा दिए। खास करके जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, डीवीसी, यहाँ झारखंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, रिटायरमेंट के बाद जो पीएफ गरे छुट्टी का पैसा था, पूरा का पूरा इसमें लगा दिए। 60 to 80% लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। जो लोग कहीं ना कहीं जो ओवर मनी जमा किए थे, जो डिपॉजिट में लोग करते हैं, वैसे लोगों की स्थिति तो थोड़ी ठीक ठाक भी है, लेकिन जो अपना पूरा जीवन का कमाई लगा दी है, चाहे वो एजेंट हो चाहे जमा करता हो, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। ना वो जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। एक सवाल है, लेकिन आखिर सरकार क्यों इस पर कुछ काम नहीं कर रही है, और कर रही है तो फिर लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा? सरकार काम कर कहाँ रही है? सरकार अगर काम सही तरीके से कर दी होती, तो मुझे लगता है कि जो परिस्थिति था, और जो हम लोगों ने इस चीजों को करीब बहुत अंदर जा करके देखा, कि सहारा के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसको जब्त करा करके या उससे पैसा लेकर के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो सकता था। लेकिन सरकार की कहाँ? हम लोग तो चाह रहे थे कि सरकार करे। भारत सरकार के को जो मंत्रालय है, वित्त मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, सबको तो हम लोग इतना पत्र लिखे, किसको नहीं दिए? माननीय प्रधानमंत्री वो तो कुछ बोलते ही नहीं इस मुद्दे पे। गृह मंत्री की ही जिम्मेवारी थी, क्योंकि वो सहकारिता मंत्री भी वही है, और दोनों ही विचित था। इससे अच्छा तो मौका उनके पास मिलता ही नहीं कि देश के 13 करोड़ लोगों का वो चाहते थे कल्याण कर देते। इसमें सिंपल मेथड था, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ था नहीं। सहारा इंडिया के पास जो पैसा था, वो लगभग 25,000 करोड़ रुपया, जो 15,500 रुपया ब्याज समेत 25,000 करोड़ हो गया, वो सेवी में रखा हुआ था। वहां से वो 5,000 करोड़ रुपया करके 2 बार निकाले। अगर उनकी इच्छा शक्ति सही थी तो पूरा पैसा निकाल लेते, पूरा 25,000 करोड़ रुपया निकाल लेते। साथ ही साथ सहारा ने खुद ही दिल्ली हाईकोर्ट में लिख के दिया था कि 62,500 करोड़ रुपया हमें एमबी वैली में लगा दिए हैं निवेशकों का। तो एमबी वैली निवेशकों का हो गया, उसकी कीमत लगभग आज की तारीख में 1 लाख करोड़ होगी। उसको जब्त कर लिया जाता, उसको नीलाम कर दिया जाता, और सेबी में जो सहारा ने जो पेपर रखा था 71 संपत्तियों का, उसको अगर बेचवा लिया होता, तो मुझे लगता है कुल मिलाकर करीब 2 लाख करोड़ रुपया आराम से आ जाता। और जो लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम किए हुए हैं, वो 1 सवा लाख करोड़ रुपया करीब क्लेम है। उनका भुगतान ब्याज समेत आराम से मिल जाता है। मतलब सरकार की मंशा नहीं है, सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि सरकार के पास में सारे संसाधन हैं। उनके माननीय सॉलिसिटर जनरल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी बात तुरंत सुनी जाती है। सबका मुद्दा हटा करके पहले उनका सुना जाता है। लेकिन हम और आप इसी काम को करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो हमारी बातें बहुत देर से सुनी जाती है, अनसुना कर दिया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, जो बात माननीय अमित शाह जी को करना चाहिए था, वो नहीं किए। तो उसी काम को करवाने के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान फरवरी 2024 में अपना पिटीशन दायर किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज तक उसकी पूरी सुनवाई हुई ही नहीं। 1-2 सुनवाई हुई और नहीं हुई। अगर यही पिटीशन अगर सरकार की ओर से गया होता, तो आज समाधान हो गया होता।
लेकिन वैसा हुआ नहीं और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमारी चीजों को ध्यान से देख नहीं रहा है। अब उनकी नजर कब हम पे आएगी ये हमको भी नहीं पता है, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज सहारा की हम बात करें, जब सहारा जिस वक्त आई थी और आने के बाद लोगों के लिए कहा गया कि हम आपके लिए ये करके देंगे, आपका भविष्य सुधार देंगे, तमाम चीजें, वो सहारा जो कभी स्पॉन्सर किया करता था इंडियन क्रिकेट टीम को, आखिर क्या कारण रही कि सहारा जो है डूब के चली गई और लोगों का पैसा भी डूब गया? देखिए, इसको थोड़ा सा बेस पे जाना होगा। इस देश में राष्ट्रवाद और धर्मवाद, ये दो चीज बड़ा आसानी से बिक जाता है और लोग पागल की तरह इस पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। सहारा इंडिया ने बखूबी इसका इस्तेमाल किया। राष्ट्र भक्ति की आड़ में भारत माँ की पूजा करके देश के लोगों को लुभाने का काम किया। स्कैम कह रहे हैं आप? बिल्कुल। हाँ, स्कैम का है तो महा स्कैम है। ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ है जिस प्रकार से यह स्कैम किया गया है। राष्ट्रभक्ति की आड़ में देश के 13 करोड़ लोगों को इन लोगों लूटने का काम किया और सहारा की नीयत ही खराब है। बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, पैसा हमने सहारा को दिया। सहारा की अगर नीयत अच्छी होती तो सहारा इंडिया चाहता तो अपनी परिसंपत्तियों को बेच करके लोगों का भुगतान कर सकता था, लेकिन इसकी नीयत ही खराब थी। लेकिन अब क्या सरकार की नीयत? सरकार की, देखिए, पहला दोषी तो हम उसी को देंगे ना जिसको हमने पैसा दिया था, और दूसरा दोषी है कि जो हमारे संरक्षक हैं जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं और उनके पास हम जाते हैं कि फलाना प्रॉब्लम में हम हैं, हमारा ये निदान कर दीजिए, और वो निदान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर निदान नहीं करते हैं तो ऐसे नक्कारा मक्कार सरकार से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। सहारा इंडिया का जो स्कीम है, देश के 13 करोड़ लोगों का जब इन लोगों ने पैसा लूटा तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का बड़ा रोल रहा, चूंकि 4 सोसाइटी उनका चला करता था और सहकारिता मंत्री इस देश के माननीय अमित शाह जी हैं। और सहारा क्यूसोप, क्यूसोप ईस्ट और एक दो कंपनी सहारा कॉमर्शियल, ये सब चला हुआ था आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा, जिसका कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो देखता है। तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता था। नंबर 2 का दर्जा रखने वाला इस सरकार में माननीय अमित शाह जी हैं। परमिशन उन्हीं लोगों ने दिया था, ऑडिट वही लोग ने कराया था, सारा निगरानी वो कर रहे थे। तो जब सहारा भुगतान नहीं दिया तो उनको सीना ठोक के आगे आना चाहिए था, सीधा डंडा चलाना चाहिए था कि बंद करो, पहले भुगतान करो, नहीं करोगे तो उनको सारा टेक ओवर करके लोगों को भुगतान करवा देना चाहिए था। वो नहीं किए तो इसको क्या कहेंगे। लेकिन इसके लिए पोर्टल भी खोला गया था कि रजिस्ट्रेशन कीजिए। पोर्टल तो झुनझुना है, पोर्टल तो आपको उलझाने के लिए किया गया। सीधी सी बात है कि जो क्लेम हुआ, या क्लेम की बात छोड़ दीजिए, सहारा इंडिया ने खुद ही लिख के दिया 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में, इसने खुद लिख के दिया कि 10 करोड़ डिपॉजिटर का लगभग 2 लाख करोड़ रुपया का बकाया उसके ऊपर है। जब 2 लाख करोड़ रुपया बकाया है तो 5,000 करोड़ रुपया आप सहारा सेबी से निकाल रहे हो, तो देश के 10 करोड़ लोगों का भुगतान कहां से दे पाओगे। और दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय मीडिया को बुला करके आप अनाउंस कर रहे हैं कि जो लोग पोर्टल में क्लेम करेगा उसको हम 45 दिन में पैसा दे देंगे। कितना मिल रहा है पोर्टल में पैसा? अभी तो 50,000 रुपए तक जिनका लॉटरी लग रहा है उनको मिल जा रहा है। मतलब 10,000 लोग क्लेम कर रहे हैं तो उसमें से एक आदमी को 50,000 रुपए करीब आ पा रहा है, बाकी 10,000 15,000 ये मिला है, वो भी बिना ब्याज का। जो पैसा लगाया जमा किया वही। हाँ वही मिल रहा है। और जिनका मान लीजिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तक पैसा जिनका है, वो क्या पोर्टल से इस जीवन में पैसा ले पाएंगे। क्या सहारा के नाम पर राजनीति हो रही है फिलहाल? राजनीति नहीं हो रही है, सहारा का नाम पर हड़प नीति हो रही है। राजनीति तो उसको बोलते हैं कि एक नेता अगर कुछ नहीं कर रहा है, मान लीजिए सरकार में बैठा हुआ माननीय अमित शाह जी की सरकार, मोदी जी की सरकार है, ये लोग नहीं कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, विपक्ष वाले। इनको चिल्लाना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था। 2-4 सांसद 2-4 विधायक को छोड़ करके बाकी सबके मुंह में दही जमा हुआ है। क्या राजनीति तब कहते हैं जब लोगों को भुगतान दिलवाने के लिए राजनीति किया जाता है, किस तरह की संपत्ति बिकवा दिया जाए, कैसे लोगों का भुगतान करवा दिया जाए, कौन सा बुद्धि लगाया जाए कि लोगों को पैसा मिल जाए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी ये जिम्मेवारी थी। तो राजनीति इसको नहीं बोलते, इसको हड़प नीति बोलते हैं। जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं
वो सहारा की परिसंपत्तियों को अपने लोगों को दिलवा देना चाह रहे हैं औने पौने दाम में। जमाकर्ता को मिले या ना मिले, लेकिन उनके लोग सारे के सारे संपत्ति कौड़ी के भाव में खरीद लें, ये उन लोग चाह रहे हैं। कौड़ी की भाव की बात और करें इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। भाजपा के बड़े नेता हैं संजय पाठक, वो मध्य प्रदेश के बहुत चर्चित चेहरे हैं। 1,000 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 90 करोड़ में वो खरीद लिए। ईओडब्ल्यू उसका जांच भी कर रहा है, हम लोगों ने भी काफी कंप्लेन किया, बाकी लोग भी किए, अखबारों में इसका ही हुआ। लेकिन आज संजय पाठक का जो चेहरा था भाजपा में और बड़ा हो गया। कहां उनका डिमोशन हो गया? आप और हम अगर इस तरह का काम करें तो हमको लगता नहीं कि आप बैठ ही पाएंगे ठीक से। संजय पाठक को क्या हो गया? 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मध्य प्रदेश की मात्र 90 करोड़ में खरीद लिया गया, सर्किलेट से भी नीचे जाकर के। और वही कौन? भाजपा के बड़े चर्चित नेता। बिहार झारखंड में भी ऐसा हो रहा है। बिहार झारखंड में भी अभी बहुत कुछ आपको मिलेगा, चूंकि अभी उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना बता रहा हूं कि बहुत कुछ आपको देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा। बिहार में जमीन की लूट हुई है। अब वो जमीन लूटने वाले लुटेरे जो हैं वो भाजपा के लोग हैं कि किसी अन्य दल के लोग हैं, ये अभी हम बता नहीं सकते, वो अगर जांच का झारखंड विषय की है। अगर बात की जाए तो हेमंत सोरेन लगातार जो है इस पर कड़ाई दिखाते हुए नजर आ बिल्कुल, रहे थे। पूरे देश में झारखंड ही एक ऐसा राज्य बना, और झारखंड के ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसा चेहरा बने जो सहारा निवेशकों के लिए सीना ठोक करके बोले कि हम सहारा का भुगतान करवाएंगे, हम सहारा की लड़ाई में योगदान देंगे, चाहे वो कानूनी रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो या राज्य की लड़ाई हो, जहां से भी हो। क्योंकि पैसा माननीय हेमंत सोरेन को देना नहीं है, उनका मामला भी नहीं बनता, ये मामला राज्य का है ही नहीं। लेकिन कानूनी लड़ाई में वो बोले कि हम आप लोग का पूरा मदद करेंगे। और आज तक किसी भी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने इतना टाइम हम लोगों को नहीं दिया जितना कि ये दिए। 3-3 बार अपने पास बुलाए, सारी बातों को समझे, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट को, सीआईडी को आदेश दिए, होम सेक्रेटरी मैडम को बोले कि इन लोग का काम कीजिए। और आज बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि झारखंड सरकार हम लोगों के लिए कर रहा है। कहाँ तक पहुंची ये लड़ाई? देखिए, अभी तो बहुत चीज बताने का है नहीं, लेकिन मैं आंशिक रूप से आपको जानकारी दे देता हूं कि हम लोगों ने डिमांड किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सर हम लोगों के लिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा की ओर से जो वकील आते हैं वो आते हैं कपिल सिब्बल साहब जी, और भी बड़े बड़े अधिवक्ता जिनका एक दिन का फीस लाखों में होता है, 15 लाख 20 लाख। और उन लोग का काम ही होता है सहारा वालों को कि सामने ऑपोजिट पार्टी का जो केस है उसको डिमोरलाइज करने के लिए डेट पर डेट ले लो, क्योंकि उन लोग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सहारा इंडिया पूरे देश का लगभग 5 लाख करोड़ रुपया लूट के रखा हुआ है। उसका 0.0% भी, अगर 0.1% भी आप कल्पना करेंगे तो महीने का 500-700 करोड़ रुपया होता है। उनके लिए 20 लाख 50 लाख कोई मायने नहीं रखता है। तो वो बड़े बड़े लॉयर वहां खड़े कर रहे हैं, और हम जब वहां जा रहे हैं तो हम उनके अनुपात में वहां खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। हमारे पास कितना पैसा है? विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो मेंबर्स पूरे देश भर से बने लगभग 32,000 बने, तो 70-80 लाख रुपए हमारे पास आया। हम उसी पैसे से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी हमारे पास पैसे बचे हुए हैं, लेकिन उनके पास तो उससे कई गुना ज्यादा है। हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे? फिर कौन लड़ रहा है? तो इसके लिए हम लोग माननीय सीएम साहब से अनुरोध किए थे कि साहब, झारखंड सरकार की ओर से उस केस में एक पिटीशन डाल दिए, मतलब आईए लगा दीजिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जितना भी खर्च होगा वो हमको झारखंड सरकार से मदद करवाइए। माननीय सीएम साहब ने इसके लिए सहमति दिया। सहमति ही नहीं दिया, अपना मैनिफेस्टो में भी डाले थे। और आपने देखा कि जैसे ही झारखंड सरकार जो इस बार बना तो महामहिम राज्यपाल जी के भाषण में भी वो चीज आया। और दूसरा डिमांड था कि जो लोग झारखंड में निवेशक थे, इसके बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लिए, बहुत लोग सुसाइड कर लिए, उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए, सहारा के अधिकारियों को जेल के पीछे सलाखों पीछे डाला जाए, इनकी जमीनों को जब्त किया जाए, तमाम तरह की बात हम लोगों ने लिखा था। तो हम लोगों ने 2 डिमांड किया था, एक था माननीय सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाने का, दूसरा था तो इंक्वायरी कमीशन बनाने का, जिसके तहत में सारा काम किया जाएगा। तो 4 जनवरी को मुझे वहां से बुलावा आया था, होम सेक्रेटरी मैडम के यहाँ से, कॉर्पोरेट आपका रांची। हम गए थे अपने टीम के साथ में। तो
वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आपका 2 फाइल प्रोसेस में है, एक इंक्वायरी कमीशन का और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाने का। तो वो आपका दोनों प्रोसेस में है। इंक्वायरी कमीशन का काम लगभग 1 महीना और लगेगा, लेकिन आईए वाला काम आपका लगभग फाइनल है। आप 14 तारीख तक बात कर लीजिएगा। सुभाष जी, लेकिन अगर बात की जाए लोगों की उम्मीद के बारे में, आप उम्मीद लगाए हुए हैं सीएम से, बाकी अन्य अधिकारियों से, लेकिन अगर जो आम जनता है जिनका पैसा इसमें लगा हुआ है, उसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद अगर देखा जाए तो फिलहाल ये संस्था है, आप हैं। कहाँ तक वो उम्मीद लगा सकते हैं कि कब तक, चलिए ठीक है, जो पैसा उन्होंने लगाया है बस वही मिल जाए? क्या लग रहा है, कोई आस है? आज तो पूरा जिस प्रकार हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इनको चारों तरफ से घेर लिए। चूंकि हम लोग केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस को ताकत देने के लिए झारखंड सरकार से हम लोग आईए भी लगवा रहे हैं। और आज आपने इस बात को छेड़ा है तो आप थोड़ा सुन भी लीजिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे जितने भी साथी देख रहे हैं, आज मैं घोषणा भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये बातें खुली है तो सुन ही लीजिए। 7 जनवरी को हम लोगों का एक फाइल अप्रूव हो गया है, जैसा कि हम लोग को सूचना आया वहां से मंत्रालय से, झारखंड मंत्रालय से, कि आपका एक फाइल हो चुका है, जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाने का। और वो फाइल अप्रूवल होकर के सीआईडी में जा चुका है। और हो सकता है कि हम जहां तक मैं अपडेट नहीं हूँ, 1-2 दिन से छुट्टी चल रहा है, तो वो फाइल एजी के यहाँ चला गया होगा। तो ये हमारा एक काम तो अप्रूवल हो गया, जो अचीवमेंट कह सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चूंकि ये आईए लग जाएगा झारखंड सरकार की ओर से, तो जो वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होगा। चूंकि इस देश के बड़े बड़े वकील हम लोग भी खड़े कर सकते हैं, जिनका फीस झारखंड सरकार देगा। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लिए, इस देश के करोड़ों सहारा पीड़ितों के लिए है। लेकिन क्या आसान है ये लड़ाई? क्या कभी धमकी भरा कॉल या फिर ऐसा कहा जाता है ऐसा कि जो पावरफुल होते हैं वो धमकाते हैं क्योंकि आप लोगों की आवाज बन रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया है उनके पास। देखिए, बात तो सही है, लेकिन जब आप एक लड़ाई को साधते हैं, तो आपको इन सब चीजों, ये बहुत बातें बहुत पीछे छूट जाती है। अपने आप को भगवान के हवाले कर देना पड़ता है। जीवन मृत्यु सब उसके हाथ में है। तो कॉल वॉल आई धमकी वमकी का? ऐसा बहुत कुछ हुआ, जिस पर हमने एफआईआर भी करवाया था मैथन थाना में। आप लोग को पता ही होगा, शायद नहीं पता होगा तो बता देते हैं। ऐसा हुआ है, मैथन थाना में एफआईआर भी हुआ है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी धमकियां आती रहती है, गालियां देते हैं लोग, लेकिन किया क्या जाए? टारगेट फिक्स है, हमारा टारगेट फिक्स है कि सहारा के जितने भी देशद्रोही अधिकारी हैं, चूंकि मैं देशद्रोही इसलिए कहता हूं कि देश के लोगों, इन लोगों ने ठगा, देश का पैसा विदेश में ट्रांसफर किया, इस देश के लोगों को मरने को विवश कर दिया, 10,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लिए। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि सहारा इंडिया के देशद्रोही और नरभक्षी अधिकारियों को जब तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेज देंगे, 409 का केस लगा करके इनको आजीवन कारावास नहीं करवा देंगे, सहारा की तमाम संपत्तियों को बेच करके एनजीओ के जितने मेंबर्स हमारे बने हैं उनका कंप्लीट ब्याज समेत भुगतान नहीं दिलवा देंगे, देश के तमाम 10 करोड़ लोगों को भुगतान नहीं करवा देंगे, तब तक हम नहीं रुकेंगे। चाहे हमारा जान रहे, जान जाए, या जो करना है करे। एक नागेंद्र कुशवाहा को लोग कुछ करेंगे, आज करोड़ों लोग तैयार हो जाएंगे। केस जब बन जाता है, जब ट्रेन चल जाता है, ड्राइवर बहुत सारे चेंज होते करोड़ों रहते हैं। तैयार हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि चाहे हम जिए या फिर मरे, लेकिन उनका पैसा हम दिलवाएंगे। लेकिन घर वाले, बीवी बच्चे कभी नहीं कहते हैं कि आप क्यों लड़ रहे हैं? काफी सारे लोग हैं, वो भी लड़ सकते नहीं हैं, आप नहीं, क्यों? ये बात आप करके मुझे इमोशनल कर रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ का स्वर्गवास इसी मार्च में हुआ, 7 मार्च को। और हमारी माँ बहुत हमको प्रोत्साहित करती थी, कभी हमको डिमोरलाइज करने का नहीं की। बोली कि तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग पीड़ा में है, तुम इस लड़ाई को लड़ो और सबका पैसा किसी भी तरह से तुम दिलवाओ। हमारी पत्नी कभी हमको नहीं रोकती, हमारे बच्चे कभी नहीं रोकते। हमारी बहन है बगल में ही, करीब 20-25 किलोमीटर दूर में ब्याही हुई है, वो भी हमको बहुत हिम्मत देती है। परिवार के सारे लोग मेरे साथ हैं और सब लोग जान रहे हैं कि लोग कष्ट में हैं। और हमारा परिवार का शुरू से ये रहा था कि लोगों को हम लोग काफी मदद किया करते थे, आज भी वही जज्बा है। क्योंकि 19 साल के एज में मैं बीसीसीएल ज्वाइन किया था, तो शायद आपको नहीं पता होगा, मैं एचएमएस हिंद मजदूर सभा के साथ में यूनियन में
19 साल की उम्र से ही जुड़ा हुआ हूं। और हमने 2005-6 तक काफी ट्रेड यूनियन में भी काम किया और बहुत लोगों को मदद किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया लिया नहीं। तो वो जज्बा आज भी है। जज्बे की अगर हम बात करें पूरे भारत भर के, इस तरीके से हम कह रहे हैं कि 13 करोड़ जो लोगों का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, 13 करोड़ लोग इसके भुक्तभोगी है, उसकी लड़ाई झारखंड के धनबाद जिले से बैठ करके आप लड़ रहे हैं। कब ये ख्याल आया कि नहीं हमें सबकी आवाज बननी, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है, लेकिन धनबाद जैसे शहर की अगर बात की जाए, यहाँ से बैठ करके लड़ाई लड़ना कितना आसान है। देखिए आजकल क्या है ना, पूरा डिजिटल युग है। पहले थोड़ा दिक्कत होता था, अभी तो आपका जिस तरह का संसाधन आपका कम्युनिकेशन का बन गया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बाकी संचार माध्यम के से आप लोगों को जोड़कर रहते हैं। और मैं यहाँ से निकलता भी हूँ, कभी रांची हाईकोर्ट तो कभी पटना तो कभी दिल्ली। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया, जंतर मंतर पर जाकर के, पटना में किया, रांची में किया, सब जगह किया। तो कहीं ना कहीं एक सेंटर प्लेस तो आपको बनाना ही होगा। जब गांधी जी अपनी लड़ाई को शुरू किए थे तो कहाँ दिल्ली में जाकर के किए थे, वो तो चंपारण से शुरुआत किए थे, याद है ना। सुभाष चंद्र बोस से शुरुआत की थी तो हमारे गोमो में आए थे, यहाँ से लड़ाई को शुरुआत, कहीं से भी लड़ाई लड़ा जा सकता है। लड़ाई तो कहीं से भी लड़ा जा सकता है, वो चाहे कोई जरूरी थोड़ी कि दिल्ली में बैठ के ही लड़ना है। और हमारा धनबाद कौन सा कमी है धनबाद में? धनबाद के लोग तो पहले ही बहुत बड़े चर्चित है, जुझारू हैं। यहाँ इतने अच्छे अच्छे ट्रेड यूनियन चल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, यहाँ के लोग लड़ाकू हैं। झारखंड में कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, आंदोलन का ही उपज झारखंड है। बिरसा मुंडा कितने लोगों का नाम लेंगे यहाँ पे। धनबाद में ही हमारे सूरजदेव सिंह थे, धनबाद में ही हमारे विनोद बिहारी महतो थे, निर्मल महतो थे। तो ये तो झारखंड और धनबाद तो हमेशा से आंदोलन का गढ़ रहा है, और यहाँ से बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई है। झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में कितने लोगों का पैसा है और कितना पैसा है अगर झारखंड की बात? झारखंड में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा सहारा की 3 सोसाइटी और 3 कंपनी में लगा हुआ है, जिसका एग्जैक्ट फिगर दिसंबर 2024 तक का 32,9 करोड़ 7 लाख समथिंग है, दिसंबर 2024 तक का, जो लगभग 1 करोड़ डिपोजिटर का है केवल सहारा की 3 सोसाइटी में। 3 कंपनी, सहारा कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यूसोप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड और सहारा ईस्ट, ये 3 का डाटा सहारा वालों ने अभी तक सीआईडी को नहीं दिया है। 3 सोसाइटी का डाटा सौंप दिया है और सीआईडी को हम एप्लीकेशन दे करके वहां से पूरा डाटा विश्व भारती जन सेवा संस्थान में ले चुके हैं। तो इसलिए हम एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहे हैं। आप लोग जो फिगर दिखाते हैं, आप लोग से पहले भी हम रिक्वेस्ट किए थे, फिर से कर रहे हैं कि आप लोग 30,000 केवल बोलते हैं कि झारखंड के 30,000 लोगों का 40,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, एक कल्पना से परे है। 30,000 लोगों का 40,000 करोड़ का भी हो ही नहीं सकता है। वो बहुत ज्यादा डाटा मैंने फिगर में आप लोग गड़बड़ी करते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस डाटा को ठीक कर लीजिए। झारखंड के 1 करोड़ डिपोजिटर का लगभग 40 से 45 हजार करोड़ रुपए झारखंड का फंसा हुआ है। बात की जाए, आप यहाँ पर बैठ करके लोगों की आवाज बने हैं, खुद के लिए भी लड़ रहे हैं, लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं। कई ऐसे लोग आपके पास आते होंगे जिन्होंने अपनी बेटी के ब्याह के लिए पैसा रखा है, अपने बेटे के नौकरी के लिए, पढ़ाने के लिए, तमाम चीजें आपने करीब से देखा है उनके दर्द को। जरा अगर उनके दर्द को बता। शब्दों में नहीं बताया जा सकता, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बहुत बहुत इमोशनल बातें हो जाती है, बहुत बहुत दर्द में है लोग। कई ऐसे लोग बहुत आते दर्द, होंगे। बहुत सारे लोग। जब हम लोगों ने एक डाटा कलेक्ट करना शुरू किया था, जब झारखंड सरकार के द्वारा हम लोगों ने बातें रखी थी कि अपने जो झारखंड के जो लोग आत्महत्या कर लिए हैं या बीमारी से ग्रसित होकर मर गए डिप्रेशन में, उनका मुआवजा के लिए, तो माननीय डीजीपी सर का आया था कि आप लोग डाटा बना के हम लोगों को दीजिए। जब हम लोग डाटा लेना शुरू किए और जब यहाँ लोग आकर के अपना दर्द बयां करना शुरू किए, तो आंखों से आंसू निकल जाता था। आपका बगल में जमशेदपुर, क्या नाम है वहां पे, कृष्णा बहन जो है, जमशेदपुर के आगे क्या नाम है जगह का, घाटशिला, घाटशिला कृष्णा दास, 35 साल की एज, उनका हम दे देंगे, मेरे पास डिटेल पूरा है, पेपर कटिंग वगैरह है। सहारा इंडिया में एजेंसी करती थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसने आत्महत्या कर लिया। सबसे बड़ा दुख यहाँ के एजेंटों का था। आपका गोमिया,
धनबाद गोमिया जो है वहां का गणेश नोनिया, वो आत्महत्या कर लिया। रांची में एक रेल से कट के मर गया। इस तरह कई डाटा हैं और उन सारे लोगों की जो बेवा है वो हम लोग के पास आई वो मुआवजा के लिए, और उनका दर्द सुन करके आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना पीड़ा में वो लोग थे, और उस पीड़ा को समाहित करना और उस पर मंथन करना हम लोगों के जैसे लोगों के लिए कितना कष्टकारी हो जाता है, वो हम ही लोग इसमें समझ सबसे सकते बड़ा हैं। दर्द जो एजेंट थे उन्हें भी नहीं पता था, वो भी झेल रहे हैं इसको। नहीं, एजेंटों को तो आज भी सही बातें पूरी तरह से नहीं पती कि ये स्कैम था क्या, सहारा इंडिया ने स्कैम कैसे किया, हम लोगों को भी समझने में टाइम लगा। हम लोग भी काफी दिन तक उलझे हुए रखे कि मामला है क्या। ये तो 2021 के बाद हम लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया हम लोगों के साथ में। मतलब कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैम सहारा है। तो बिल्कुल। देखिए, अभी तक का क्या है कि भारत में या अन्य देशों में जो भी स्कैम हुआ है वो बैंकों को लूटा गया, सरकारी खजाना को लूटा गया, जिससे आम लोग सीधे सीधे इफेक्टेड नहीं हुए। सहारा इंडिया ने जो स्कीम किया, इस स्कीम में आम और खास दोनों लोग इफेक्टेड हो गए। ठेला चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले, भीख मांगने वाले, थर्ड जेंडर के लोग, सबका पैसा इसमें फंसा हुआ है। जिनकी जितनी कैपेसिटी थी उतना धन इसमें लोग निवेश किए एजेंटों के मोटिवेशन पे। तो आज समझ सकते हैं कि ये सीधे सीधे पब्लिक का पैसा लूटा गया है, ये बैंक को नहीं लूटा गया, कोई सरकारी खजाने को नहीं लूटा गया है। जैसे हर्षद मेहता शेयर मार्केट के माध्यम से जब लूटे, उससे लोग इफेक्टेड प्रभावित नहीं हुए, सीधे सीधे इतने गरीब लोग। और उसके बाद कोयला घोटाला हुआ, 2G हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, उससे आम आदमी इफेक्टेड नहीं हुआ, सरकारी खजाने को लूटा गया। लेकिन ये तो सीधे सीधे एकदम गरीब लोगों को लूटा गया है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं। क्या लग रहा है आपको, ये उम्मीद है, आप एक उम्मीद है, संस्था उम्मीद है आगे जाकर के पैसा मिलेगा? देखिए, पैसा तो हम लोग लेकर के रहेंगे, मैं तो सीधा सीधी कर, मेरा जीवन का ये लक्ष्य ही है, पैसा लेकर के रहेंगे। और सहारा इंडिया को हम लोग चारों तरफ से घेर भी लिए। रांची सीआईडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज सहारा के दो दो अधिकारी यहाँ जेल में हैं, और कितना उन लोगों का जमानत के लिए कोशिश वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जमानत उन लोगों का नहीं मिल रहा, चाहे हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, नहीं मिल रहा। बाकी जो अभियुक्त हैं, सुब्रत राय की पत्नी सपना राय, उनके दोनों बेटे, उनका भाई नीरज पाल, डीके श्रीवास्तव, सारे लोग वारंटी हैं। और सीआईडी से अनुरोध भी हम लोग कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है इनको अरेस्ट कर रहे हैं। एक में मुख्य अभियुक्त जो उसका और है ओपी श्रीवास्तव, उसको ईडी ने अरेस्ट किया कलकत्ता में, जो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया लूट करके बैठा हुआ है। तो लड़ाई की हम बात कर रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे, लेकिन हम दर्द की बात कर रहे थे, एजेंट के दर्द का बात कर रहे थे। आपने कहा कि उन्हें भी समझ में नहीं आया कि आखिर क्या है, क्या ये पूरा स्कैम है, लेकिन क्या सरकार को समझ में नहीं आ रही थी कि क्या स्कैम चल रहा है? देखिए, सरकार तो जान रहे कि सहारा इंडिया पहली इस देश की कंपनी नहीं है जो लोगों का धन हड़पा है। इसके पहले भी इस देश में कितने चिट फंड कंपनी आए और लोगों का धन लूटा, और जितना भी चिट फंड कंपनी था पहले का, कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई राजनेता, सब लोग कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सहारा इंडिया का इतना बड़ा स्कैम में राजनेताओं का हाथ नहीं है? आप देखते होंगे सहारा इंडिया क्या, जो लखनऊ का जो था इन लोगों का सहारा सिटी होम्स, सहारा शहर, वहां पे बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट, सब लोग आना जाना करते थे, सबके साथ हम लोग रिलेशन डेवलप करके रखा था। तो ये सब का लाभ तो कहीं ना कहीं सहारा को मिलता ही होगा। तमाम चीज होने के बाद भी जब सुरतुल राय का निधन हुआ था, राजनाथ सिंह गए हुए थे, इसको लेकर के भी खूब हो हाँ, हल्ला, काफी सारे राजनाथ मारामारी सिंह चल ही रहे नहीं थे। गए थे, कौन नहीं गया था? अखिलेश यादव नहीं गए थे क्या? जोगी जी नहीं गए थे क्या? कांग्रेस के बहुत सारे नेता नहीं गए थे क्या? सहारा इंडिया से सबने मलाई खाया है, क्योंकि क्या इसी के लिए विपक्ष भी आवाज नहीं उठाती इसको लेकर बिल्कुल, के? विपक्ष को क्या दिखता नहीं है? इतना सारा हम लोग पत्राचार किए, खुद जाकर के हम लोग मिले, सारी बातों को रखे, लेकिन बोलते तो हैं कि हाँ आप लोग के लिए करेंगे, लेकिन करते कोई नहीं है। विपक्ष सिर्फ संविधान पर बात करती है, संविधान खतरे पे है। हाँ, वंदे मातरम खतरे में उनका आ जा रहा है, संविधान खतरे में आ जा रहा है, हिंदू मुस्लिम खतरे में आ जा रहा है। पार्लियामेंट का समय जो चलता है तो उसमें ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है कि जो मेन मुद्दा ही गौन हो जाता है। तब क्या कहें उस पे? क्या इस देश में हम लोगों को अलग से
ये मतलब सिखाया जाएगा कि हम लोग को इस देश में वंदे मातरम कैसे गाना है, जय हिंद कैसे बोलना है, भारत माता की जय कैसे बोलना है। अरे ये तुम लोग स्कूल लाइफ से ही सीख जाते हो। और क्या देशभक्ति किसमें नहीं भरा हुआ है। लेकिन आप अभी राजनेताओं की बात कर रहे थे, आपके एक है सांसद है राघव चड्ढा, अभी डिलीवरी बॉय की समस्याओं को उठा रहे थे, यूट्यूबर्स की समस्याओं को उठा रहे थे, लेकिन क्या ऐसे नेताओं को सहारा का समस्या नहीं उठाना चाहिए कि लोगों को उनका पैसा मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए? बिल्कुल आप उठाना छोटे छोटे चाहिए। मुद्दे को उठा रहे हैं। अभी हम कभी उनसे मिले नहीं हैं और हम उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नेता राजनेता वैसे ही हैं। आप सीपीआई-एमएल का एक हमारे सांसद हैं माननीय सुदामा प्रसाद जी, वो देखिए कई बार जोरदार आवाज में वहां बातों को रखे हैं, प्रदर्शन भी किए वहां पार्लियामेंट के दरवाजे पर। और उसके बाद में भाजपा के एक बड़े नेता थे सुशील मोदी, बहुत अच्छा सवाल जवाब किए थे राज्यसभा में सहारा के ऊपर में। तो ऐसा हम थोड़ी कह सकते हैं कि 100% सारे नेता बेकार है या सारे नेता बिके हुए हैं। कुछ अच्छे नेता तो हैं, उन्हीं के चलते देश चल भी रहा है। तो उन लोग तो किए ही थे, लेकिन बाकी सबसे उतना उम्मीद नहीं रहा। अब आखिरी उम्मीद कौन है? आखिरी उम्मीद माननीय न्यायालय, न्यायालय की शरण में है। लीगल प्रक्रिया में बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। सहारा इंडिया की सारी परिसंपत्तियों को जब्त कराना है। अभी सहारा इंडिया का बहुत बड़ा स्कीम जमीन का जो है, जिसको हम लोग पकड़े हुए हैं और उसको बहुत गहराई से मंथन कर रहे हैं। अभी बिहार सरकार का भी पत्र आया है, बिहार सरकार ने उन जमीनों को जब्त करने के लिए कहा है। और भी कई राज्य आगे बढ़ रहे हैं और जो राज्य आगे नहीं बढ़ेंगे उनको वहां के हाई कोर्ट में आकर के जवाब देना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि न्यायालय में इनको पूरा बातों को रखे और न्यायालय में इनको हर जगह घसीटे, इतना सारा केस लाद दे इनके ऊपर कि ये बच नहीं पाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करें कि जल्द से जल्द जो हम लोग केस वहां लगाए हैं उसकी सुनवाई करें। चलिए, हम भी चाहते हैं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें आपको सफलता हासिल हो। तो आपने सुना नागेंद्र कुशवाहा जी को, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिस सहारा ने करोड़ों लोगों को बेसहारा कर दिया, वो उनका सहारा बने हैं, अपने संस्थान के माध्यम से उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक लोगों का एक एक पाई हम नहीं दिलवा देते तब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे।